चलो शुरू करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। बिल्कुल जितनी भी सोच चिंता दुख डर है वो सब घर पे छोड़ दो, ठीक है ना। हाँ, छोड़ के आना चाहिए भी, मैंने एकदम टेंशन फ्री पढ़ो। पढ़ेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। विशेषता लिख दे हिंदी में, धातु की रासायनिक विशेषताएं, धातुओं की रासायनिक विशेषताएं, हिंदी में ऐसे बोल रहे हैं, धातुओं की रासायनिक विशेषताएं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। इसमें ना हम कुछ चीज पहले देख लेते हैं जो दोनों में कॉमन चीज होती है, दोनों में थोड़ा सा सिमिलर होती है, पहले उन दोनों को हमें समझना चाहिए। हालांकि वो क्लास 9th में ही हमें समझ लेना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। हमें थोड़ा मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी एक साथ देख लेते हैं। सम केमिकल प्रॉपर्टी, सम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो याद करो वो तो हमने स्कूल में बताया था तुम लोग के। देखो एग्जाम में ऐसे नहीं पूछने वाला है कि व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो ऐसा कभी नहीं पूछेगा। वो उस केमिकल प्रॉपर्टी में से कुछ स्पेशल चीज़ों के बारे में पूछेगा। जैसे वो कहेगा कि मेटल को अगर हम वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, उसमें कोई स्पेशल टाइप का मेटल दे दे रहा है, तो वो चीज़ें है। तो ये किस में आता है, ये सब केमिकल प्रॉपर्टी में। तो हम जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे वो सब केमिकल प्रॉपर्टी के अंडर में पढ़ेंगे। तो उसके जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं ना, वो छोटे छोटे टर्म्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, ना कि पूरा एक बहुत बड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टी पूछ लिया जाएगा, क्योंकि नॉर्मल प्रॉपर्टी थोड़ी है केमिकल्स मेटल्स की। तो इसमें हम क्या करते हैं, दोनों को अलग कर लेते हैं, एक तरफ मेटल और एक तरफ नॉन मेटल को। कुछ बेसिक प्रॉपर्टी को देखते हैं, जैसे कि अभी ये हेडिंग नहीं डालना, ठीक है ना, वो ये हेडिंग सम बेसिक केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन, ऐसे लिख लो, ये भी सही रहेगा। सम बेसिक केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अच्छा, अगर हम कुछ कहें कि आप कुछ मेटल्स के बारे में सोचिए, तो मेटल्स के बारे में क्या सोचना चाहोगे? 3 मेटल के नाम लिखते हैं ऑर्डर में, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और आयोडीन। वाह, पोटेशियम मतलब सोडियम 11 होता है जी, 11 और पोटेशियम 12, और इसके बाद क्या होता है? सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम होता है ना, तो वैसे लिखेंगे जी, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। हाँ, लेकिन बहुत रिएक्टिव है सर। मैग्नीशियम कितना, Mg, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितना, Al है ना, जो कि 13 होता है इसका एटॉमिक नंबर। अब अगर हम इस 11 का क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसी करते हैं, तो कितना होगा, 2 8 1। सोच पा रहे हो, 2 8 10 1 11, और ये कितना हो जाएगा, और इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें कितना आएगा, 2 8 2 4, कैसे जी, 2 8 10 2 12। अगर हम इसका 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें कितना आएगा, 2 8 10 और 3 13। और यहाँ भी कुछ ले लेते हैं, जैसे 17 18 19 का नाम बताओ क्या होगा, नहीं, क्लोरीन, फास्फोरस सल्फर क्लोरीन ले लिया, फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, ये सही है। फास्फोरस कितना है, फास्फोरस पी से डिनोट करते हैं ना, ये 15, और सल्फर कितना है 16,
और क्लोरीन 17। इतना तो पता होना चाहिए जी। ये हम क्या कर रहे हैं, ये अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें कितना आएगा, 2 8 10 और 10 5 15। ओके 2, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 2 8 6। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें 2 8 10 और 10 7 17। अब देखो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं या फिर जितने अब तक हम जितने नोन एलिमेंट्स हैं वो सभी नोन एलिमेंट्स स्टेबल रहना चाहते हैं। स्टेबल रहने का मतलब बताया था ना कि अगर एक ऐसी फैमिली बनना चाहते हैं जिसका कोई बाहर से कोई लेना देना नहीं है, ना किसी से झगड़ा करना, ना किसी से बवाल करना, कुछ नहीं करना, बस एक ऐसी फैमिली जो आराम से सेटल हो जाए, किसी ऐसी जगह सेटल हो जाए जिसका किसी से कोई मतलब नहीं हो, ना किसी से झगड़ा करे, ना किसी से दोस्ती, कुछ नहीं करे। तो वो सब एलिमेंट्स कैसे होते हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका किसी से कोई मतलब ही नहीं होता, ना तो किसी से क्या वो होता है, लेकिन अभी उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है किसी के पास। उसी वजह से देखो उसमें डॉटेड बनाया गया ना, तो डॉटेड मतलब है कि अभी उसके बारे में ज़्यादा, वो सबसे 118वां एलिमेंट है, उसके बारे में पता है लेकिन उसके बारे में अभी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है मिली। ठीक है, इस वजह से इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। तो ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, इन सबको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं अक्रिय गैसें। कौन सी गैसें, अक्रिय, अक्रिय गैसें, हाँ हाँ हिंदी में बोल रहे हैं। नॉन रिएक्टिव गैसेस, ऐसी गैसें जो किसी से रिएक्ट ही नहीं करती। रिएक्ट करने का मतलब क्या, किसी के साथ दोस्ती करना फिर दुश्मनी करना, ये किसी के साथ कुछ नहीं करता। हीलियम 2, और इन सब के देखो हीलियम को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके लास्ट आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। सबके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, कन्फर्म है भाई। नियॉन का देख लो, नियॉन का कितना होता है, 10 होता है, 2 8 10, इसका 18 होता है ना, तो 2 8 2 10 और 10 8 18। तो ऐसे भी जितने भी होंगे सबके लास्ट आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सबके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इनका कहते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। और जिनका ऑक्टेट इसकी इनके अलावा जितने भी मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड हैं, उन सबका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, जिसकी वजह से वो किसी न किसी से रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कभी भी किसी से रिएक्ट करने की कोशिश नहीं करते। तुम कितना भी क्वेश्चन देख लो, ये कहीं पर भी यूज नहीं किए जाते हैं रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन में ये 6 नॉन रिएक्टिव यानी कि नोबल गैसेस कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लेते हैं, क्योंकि इनको कोई मतलब ही नहीं है, ना तो इलेक्ट्रॉन देना है ना इलेक्ट्रॉन लेना है। अब देखो अब गांव में जब एक कोई फैमिली है जो बहुत अच्छे से है, संपन्न है, किसी से दोस्ती या किसी से झगड़ा कुछ नहीं कर रही, तो उसी की देखी देखा सभी लोग करेंगे ना, सब लोग सोचेंगे कि हम भी उसके जैसा बन जाए। तो जितने भी मेटल्स हैं या फिर नॉन मेटल्स हैं वो सब इसके जैसा बनना चाहते हैं। मतलब ये सब मेटल्स और नॉन मेटल्स सब यही चाहते हैं कि इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, इनके आउटर मोस्ट सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, मतलब ये भी नोबल गैस की तरह बन जाएं, बिल्कुल स्टेबल हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे कहीं पे। तो जब तक इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते तब तक ये परेशान रहते हैं, तब तक की कोशिश करते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन पा जाएं, फिर इलेक्ट्रॉन दे दे, जैसा भी होगा कंडीशन। तो अब तुम यहां देखो, यहां हम मेटल की बात करें तो 2 8 1 है, यानी इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। और इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 6 और 7। अब सोचो हमें ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है, तो इनके लिए क्या आसान होगा, 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना या फिर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना। इनकी बस की बात नहीं है, यानी कि सोडियम की बस की बात नहीं कि 7 इलेक्ट्रॉनों को गेन करे, ऐसा नहीं कर सकता। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करेगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, तो ये किसकी तरफ बन जाएगा, सोचो ये बिल्कुल बताओ नियॉन की तरफ बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन अपना निकाल देगा तो इसके पास देखो 2 8 10 ही बचे, यानी कि क्या बन गया, नियॉन बन जाएगा, तुरंत तुरंत नोबल गैस बन जाएगा।
और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। अब जो एटम यानी कि जो मेटल्स जितना इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर उतना पॉजिटिव चार्ज लग जाता है। तो यह है सोडियम Na, और Na के ऊपर हम 1+ लगाते हैं। इसका मतलब ये क्या है? इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट किया है। अब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बना लिया? ये नियान गैस की तरह बन गया है। ओके, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जब रिएक्ट करेगा, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर जाएगा तुरंत ये भी क्या बन जाएगा? ये भी नियान की तरह बन जाएगा ना। तो ये है मैग्नीशियम, और इस पर अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो हमेशा 2+। तो इसी वजह से हमेशा Mg के साथ 2+ आता है, कभी भी Mg के साथ तो 1+ नहीं आएगा या फिर 3+ नहीं आएगा, यहीं से याद रखना पड़ता है। और ये देखो कितनी इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, यानी कि नियान की तरह भी स्टेबल हो जाएगा। तो ये बनाएगा Al3+। और जितने ये नॉन मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स क्या करना चाहिए बताओ? ये नॉन मेटल्स उल्टा इनके लिए 5 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करने से आसान है 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेना। तो ये क्या करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे ना, तो इनके पास क्या बन जाएगा? इनके बाद P3- हो जाएगा, यानी कि फास्फोरस के पास कितना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा? 3 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसी तरह से सल्फर कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से सल्फर पर क्या आएगा? देखो सल्फर पर 2 और Cs2- आ जाएगा। और क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन पर कितना नेगेटिव चार्ज आएगा? 1 नेगेटिव चार्ज आएगा। अब एक चीज तुम खुद सोचो, इनमें से कौन सबसे पहले स्टेबल होने की, पहले स्टेबल कौन होगा? सबसे पहले सोचो, एक का इलेक्ट्रॉन वाला ना। इनको तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, इनको 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, इसको 1 ही इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तो सबसे पहले स्टेबल कौन होगा? सबसे पहले स्टेबल सोडियम होता है, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? सोडियम। उसके बाद रिएक्टिव कौन होता है? मैग्नीशियम। उसके बाद रिएक्टिव कौन होता है? एल्यूमिनियम होता है। ये बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा जो जितना कम इलेक्ट्रॉनों को लूज करता है वो उतना ज्यादा ही रिएक्टिव होता है। और इसमें उसी का उल्टा, जो जितना कम इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो उतना ही क्या होता है? ये भी उतना ही रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव का मतलब कि बस 1 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जैसे उसे 1 इलेक्ट्रॉन मिला तुरंत वो रिएक्ट कर लेगा, तुरंत स्टेबल की कंडीशन बन जाएगा। तो यहाँ पर मेटल में दिखा है ना, तो सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत फास्ट रिएक्टिव होता है, और मैग्नीशियम उससे कम और एल्यूमिनियम उससे कम होता है। क्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सल्फर उससे कम और फास्फोरस उससे भी कम होता है रिएक्टिव। समझ पा रहे हो ये? तो हम इसको इरेज करने वाला चीज है। हाँ वो देखो, अब जैसे कार्बन के बारे में बात करें, कार्बन कितना होता है? 6 होता है। तो 2 4 6। अब बताओ इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन देना, 4 इलेक्ट्रॉन लेना। अच्छा बताओ, कोई भी यहाँ देखो, कोई भी मेटल ना कभी भी 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं कर सकता। उसके पास सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है। वो 4 इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ तो कंफ्यूज आएगा ना कि हमें 4 इलेक्ट्रॉन देना चाहिए फिर 4 इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए, दोनों में समानता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ है ना, कि वो या तो आधा इलेक्ट्रॉन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इसी वजह से वो दो कुछ नहीं करता। यहाँ पर वो ना कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग करता है। वो आगे हम जो पढ़ेंगे, तो जैसे कार्बन था, कार्बन ऐसे 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ये कहता है कि जैसे मान लो कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की भी अपनी स्टेबिलिटी कंप्लीट करनी है। जैसे हाइड्रोजन किसकी तरह बनना चाहता है? नियान की तरह, नहीं हीलियम की तरह। हीलियम कितना? 2 होता है ना। तो हाइड्रोजन के पास कितना, देखो थोड़ा सा समझ ले, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है ना। तो इसके पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो भी हीलियम बन जाएगा। और कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अगर 4 और मिल जाते तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तुरंत। 4 4 8 और 8 2 10, यानी कि नियान बन जाता ना। तो ये क्या करेगा, देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2, अब ऐसे आगे बढ़ाया जाएगा। अभी इसको डॉट रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। देखो कई तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो ये इलेक्ट्रॉन किसका है? ये वाला कार्बन का ना। और ये इलेक्ट्रॉन किसका है? हाइड्रोजन।
ये कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन बाहर है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, और ये एक इलेक्ट्रॉन किसके हैं? हाइड्रोजन के। ये कह रहे हैं कि आपस में हम दोनों ऐसे ना जोड़ा बना लेते हैं, ऐसे शेयरिंग कर लेते हैं कि जब तुम्हें जरूरत होगी तुम अपना काम कर लो, जब हमें जरूरत होगी तो हम अपना काम कर लेंगे। मतलब गठबंधन समझते हो? तो इस समय गठबंधन हो जाता है कि तो हम दोनों मिलकर के स्टेबल हो जाते हैं। तो ये दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं? CH4 बना लेते हैं, मेथेन जिसे बोलते हैं। तो इसका भी काम हो गया, कार्बन का भी काम हो गया और हाइड्रोजन का भी काम हो गया। कार्बन कह रहा हमारे पास भी देखो शेयरिंग कर लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है, और हाइड्रोजन का भी देख लो 1 2 हीलियम बन गया। तो दोनों के दोनों स्टेबल है। तो ये दोनों गठबंधन कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेते हैं, तो भी आगे बताया जाएगा। ठीक है, तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो शेयरिंग कर लेंगे। हाँ, 10th में भी पढ़ेंगे हम लोग, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में तो यही पढ़ना है। ओके, तो इतना समझने के बाद हम ये एक चीज तो समझ ही सकते हैं इसमें। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या कि मेटल्स इन outermost cell of electron, in outermost cell in metals, number of electron 1 2 3। अगर कोई भी देखो इन आउटरमोस्ट सेल इन मेटल्स, यानी कि मेटल में जो आउटरमोस्ट सेल होते हैं उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 1 2 3, इनसे ज्यादा नहीं हो सकते। अगर इनसे ज्यादा हो गए तो वो नॉन मेटल की कैटेगरी में आ जाएंगे। नॉन मेटल या फिर मेटलॉइड जो भी रहेगा वो अलग की बात है। लेकिन अगर 1 से 3 के बीच में है तब समझ लो कि क्या है, वो मेटल ही है, गारंटी है। अगर इनसे कुछ अलग है तो समझ लो कि मेटल नहीं है। समझ रहे हो? ओके, और इसमें क्या कंडीशन है? इसमें एक एक्सेप्शन रहेगा हाँ, ना, इन आउटर मोस्ट सेल इन नॉन मेटल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7। अगर 4 भी आ जाता है ना तो भी क्या हो जाता है, वो नॉन मेटल की कैटेगरी में आ जाता है। नॉन मेटल जैसे कि हमने अभी क्या देखा, कार्बन देखा था ना, तो भी नॉन मेटल की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि उसके भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये समझो कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं ना। जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन रिसीवर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन गेनर। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन रिसीवर, इलेक्ट्रॉन गेनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो भी चाहे लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तीसरा एक हम देखो हम क्या करें, सम बेसिक केमिकल प्रॉपर्टी। ये बेसिक केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अभी मेन केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। और क्या हम कह सकते हैं, बोलिए। जो उसमें हाइड्रोजन आएगा उसका तो एक रहेगा ना, वो कंफ्यूजन है हाइड्रोजन कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है। वो दोनों की तरह बिहेव करता है, कभी मेटल की तरह बिहेव करेगा, कभी नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा। वो इसका एक क्या है, एक्सेप्शन है भी पीरियोडिक टेबल का, इसलिए पहले कि वो अभी उसके बारे में यहाँ देखो, इसके क्या है, 2 डिफीट्स हैं। पहला क्या है? पहला है हाइड्रोजन का सही प्लेस निर्धारित ना हो पाना। कि हाइड्रोजन के बारे में कंफ्यूजन कहाँ पर है हाइड्रोजन। कभी कभी हाइड्रोजन जानती देखो, कभी कभी हाइड्रोजन पहले वाले में चला आता है, कभी कभी हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन वाले में चला जाता है। क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन वाला नहीं है, इसमें चला आता है। तो कंफ्यूजन है किसमें, कभी उसकी तरह भी बिहेव करता है, कभी इसकी तरह भी बिहेव करता है, दोनों की तरह बिहेव करता है। अरे कैसे धर देंगे भाई, अभी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा। ये तुम जो देख रहे हो ना, इसको कई पुस्तें गुजर गई इसको बनाने में, कई पुस्तें मुझे गुजर के चुकी हैं इसको बनाने में। कितना आसान दिख रहा है जो ना, इसे बना दिया गया, कई पुस्तें गुजर गई। नहीं तो अगर इसको भी बनाने क्या होता ना, तो केमिकल 11 में 12 में केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाते हैं।
महिमा जी आप कितने दिन में बनाए थे? 3 मिनट लगा था। मेटल आर इलेक्ट्रॉन डोनर और नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन अगर पढ़ते ना तो उसमें ये चीजें बहुत अच्छे से 11-12 में पढ़ना क्या होता है जी, 11-12 की केमिस्ट्री में टोटल पीरियोडिक टेबल के बारे में ही पढ़ना होता है। सर कल उसका इंडेक्स लगा देंगे तो पता नहीं मेटल क्या है नॉन मेटल क्या है। देखो और एक चीज कि मेटल हमेशा क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं ना। देखो हमेशा पॉजिटिव आयन बनाते हैं, और नॉन मेटल कैसा बनाते हैं, हमेशा नेगेटिव आयन बनाते हैं। यानी कि मेटल्स फॉर्म एनायन बनाते हैं ना जी, एनायन कैटायन। देखो एनायन से ही एनोड बनता है, और कैटायन से क्या बनता है, कैथोड बनता है। कैथोड नहीं कैथोड। एनायन एनोड लिख देते हैं बगल में, एनोड। और नॉन मेटल्स फॉर्म कैटायन, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। कैथोड यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है। और इसी वजह से देखो ये एक और चीज, अगर हम थोड़ी नॉर्मल बात हम बार बार करें कि हम बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, मतलब हाँ एकदम बेसिक चीज है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज बनाता है ना, सोचो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज बनाता है ना, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। समझ में आ रहा है? ये 4 एकदम बेसिक चीजें थी जो मेटल्स और नॉन मेटल्स में अलग अलग दिखाई देती हैं। ठीक, अब और इनकी डीपली हम अपने टॉपिक से केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना शुरू करेंगे। नोट करो जल्दी से। हाँ ठीक, यहाँ देखो। अच्छा किसके हेडिंग से समझा दी, मतलब एसएन की बुक से या फिर एनसीईआरटी की बुक से? उसके हेडिंग से समझाएं। मतलब हम दोनों को मिक्स कर लेते हैं ना, ये भी सही है, दोनों को मिक्स कर लेते हैं। व्हाट हैपन व्हेन, क्या हुआ? हाँ क्या हुआ मुझे तो नहीं पता, हम देख रहे थे लहर रहे हैं। तो सोच के ऊपर डिपेंड करता है, सभी लोग मोबाइल चला रहे हैं, मैं बोल दी सर से क्या है? व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स, व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। चलो बस यहाँ शांत, मेटल्स एंड ऑक्सीजन। तो क्या होगा जब मेटल और ऑक्सीजन दोनों क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो मेटल अगर हमने देखें तो मेटल और ऑक्सीजन अगर हम दोनों को रिएक्ट कराएंगे ना तो क्या बनेंगे, ये बनेंगे मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड ये होता है कि मेटल को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। अब इनमें डिपेंड करता है, कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। कुछ मेटल होते हैं कि जो ऑक्सीजन के साथ नॉर्मली रिएक्ट कर लेते हैं बिना किसी टेम्परेचर दिए हुए। कुछ मेटल होते हैं जो बड़े ढीठ टाइप के होते हैं, जिनको अगर उनको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाना तो हमें टेम्परेचर देना पड़ता है। कुछ तो बेचारे इतने सीधे साधे मेटल्स हैं जो ऑटोमेटिक हीट देते हैं, हमें एनर्जी देते हैं। लेकिन कुछ होते हैं कि एनर्जी लेकर के तब मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें देखें इस सीरीज में तो सबसे पहले आता है वो
सोडियम आता है, सोडियम एंड पोटेशियम, पोटेशियम, लिथियम भी आता है। लिथियम बैटरी जानते हो ना, तो बैटरी होती है मोबाइल वाली लिथियम बैटरी। तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इनके जो ऑक्साइड होते हैं ना, वो ऑक्साइड क्या होते हैं, वो एक्सोथर्मिक होते हैं। हाँ, एक्सोथर्मिक, जिनसे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, निकलती है, और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वेरी मच, वेरी वेरी रिएक्टिव। सर जो लिथियम है वो भी सेक्शन में है। क्यों? सर इसमें दिया था ना कि सॉफ्ट मेटल है वो लिथियम के एनसीआर। तो वो नॉर्मल फिजिकल प्रॉपर्टी, लिथियम कितना होता है जी, 3 होता है ना, 2 1 3, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो बहुत जल्दी से लूज कर लेगा ना। यानी कि देखो पहले जो होते हैं ना, वो हलीना निके रब से फरियाद वाला, लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम, फ्रांसियम भी होता है। ये जितने भी होते हैं ना, इनके सभी के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम ये और फ्रांसियम 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इस वजह से इनको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं, अभी बता रहे हैं क्यों बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। और ये जितने भी मेटल्स हैं, ये मेटल्स, ये जितने भी मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एनर्जी देते हैं। मतलब ये सभी मेटल्स, इन सभी मेटल का जो मेटल ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। ये जो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं ना, तो एक्सोथर्मिक यानी कि हीट देते हैं, एनर्जी देते हैं, और बहुत फास्ट होते हैं, एकदम विग्रसली, एक तरह से कह लो बहुत खतरनाक रिएक्शन होता है। हमने सोडियम वाला देखे थे ना जी, तो बहुत खतरनाक होता है, एनर्जी ना देनी पड़ती, बस तुरंत हमें एनर्जी मिलती है, तो बहुत फास्ट होते हैं। और इनके जो ऑक्साइड होते हैं वाटर में डिजॉल्व होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, तो इस वजह से इनको हम एल्कली मेटल बोलते हैं। एल्कली मेटल्स वे मेटल्स होते हैं जिनके ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होते हैं। एल्कली मेटल्स वे मेटल कहलाते हैं जिनके ऑक्साइड वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। अगर वाटर में सॉल्युबल होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, उनको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं। एल्कली मतलब बेस नहीं, मैं समझा रहे हो तो समझ ही नहीं रहे हो। एल्कली मेटल्स उन मेटल्स को बोल, एल्कल मतलब वो होता है कि जिनके ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और वाटर में डिजॉल्व होकर के बेस बनाते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स बोलते हैं। बेस में भी पढ़े होगे ना, तो बेस में 2 चीज होती है, एक बेस होता है, एक नॉर्मल बेस होता है और एक एल्कली होता है। तो बेस मतलब वो होता है कि जो, हाँ नॉर्मल बेस है जो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, साल्ट वाटर बनाएगा। लेकिन एल्कली बेस का भी स्पेशल टाइप है जो वाटर में डिजॉल्व होता है, वाटर में सॉल्युबल है। अगर कोई बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो उसको हम एल्कली नहीं बोलते हैं, ये होता है। तो इनमें जो ये पहले 3 हैं, ये सब क्या है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। बाकी हाँ ये भी हैं, देखो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम इन्हीं की बात कर रहे हैं, बाकी ये भी हैं, लेकिन उतना हम ज्यादा इनके बारे में नहीं पढ़ते हैं। तो ये सब क्या है, मतलब वेरी रिएक्टिव, रिएक्टिव है ये रिएक्शन है, वेरी रिएक्टिव, बहुत फास्ट रिएक्टिव होते हैं। और ये इनके ऑक्साइड क्या करते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं, यानी कि हमें क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। अब देखो जैसे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास मेटल के फॉर्म में सोडियम है, इसको हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनाएंगे, सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं, Na2O बनाते हैं। और दूसरा हमारे पास है पोटेशियम यानी कि K प्लस ऑक्सीजन, तो ये भी क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं K2O बनाते हैं। लिथियम है तो लिथियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएंगे, Li2O, लिथियम ऑक्साइड बनाते हैं। इसी वजह से कहते हैं ना कि मोबाइल को मतलब 2 रीजन होता है, एक तो होता है कि वहाँ से रेडियो वेव निकलती है ना, भाई टावर से हमेशा मोबाइल कनेक्ट होता है ना, इस वजह से सर के पास रख के नहीं सोना चाहिए ताकि वो ब्रेन को हमेशा क्या करे, डिफेक्ट करता रहेगा। और दूसरा इसकी वजह से भी, इसमें जो बैटरी है ना वो लिथियम की पड़ी हुई है, अगर उसमें थोड़ा सा भी बाय डिफॉल्ट कहीं पर ऑक्सीजन हो गया तो लिथियम ऑक्साइड बन जाएगा। और अगर ये लिथियम ऑक्साइड मतलब अगर उसमें लिथियम है, अगर इसमें पानी भी हल्का सा मिल गया ना, तुरंत ही जैसे सोडियम नहीं ब्लास्ट करता है, वैसे भी लिथियम हाइड्रोक्साइड बन के बहुत तेजी से ब्लास्ट करेगा। तो इसी वजह से कहा जाता है कि मोबाइल को सर के पास नहीं रख के सोना चाहिए।
और क्लोरीन, ये बहुत रेयर होता है। जब उसके इतना अच्छे से पैक किया जाता है तो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि और उसकी डिज़ाइन ऐसे की जाती है कि उसमें नॉर्मली उसके अंदर पानी थोड़ी जाता है। बैटरी मोबाइल पूरा पानी भेज देगा, लेकिन ऐसा थोड़ी कि वो पानी से रिएक्ट कर जाएगा, नहीं। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट कभी 1000, 2000, 3000, 5000 में कहीं एक हो जाता है ऐसा, तो ऐसा हमेशा ही होता। समझ रहे हो? अगर हम बैलेंस करना चाहें तो क्या बैलेंस कर सकते हैं इसे? अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करते हो जाएगा ना, यहाँ में 2 से मल्टीप्लाई करें, देखो हो गया 2/6, लेकिन नहीं 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 नहीं, यहाँ 2 से करना पड़ेगा, यहाँ 4 से करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। हाँ, अब देखो बैलेंस है 4 सोडियम 4 सोडियम 2, हाँ सही तो है। तो सेम वही काम यहाँ भी करना पड़ेगा, 4 ट्रू, और यहाँ भी सेम वही काम करना पड़ेगा, 4 2, सही है ना? तो इनके बारे में समझ गए ना कि कितनी ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। अब इनके आगे आते हैं कौन? ये पहले वाले थे। अब दूसरे वाले आते हैं हमारे पास, जैसे कि कैल्शियम, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और वो जिंक, लेकिन अभी जिंक को नहीं लाते, ये दोनों कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये क्या होते हैं? ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं। लेस रिएक्टिव का मतलब कि ये एक्सोथर्मिक भी नहीं होते ना, नॉर्मली हाँ रिएक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है कैल्शियम Ca प्लस ऑक्सीजन, क्या बनाएंगे? CaO बनाएंगे। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, और ये O2 क्या बना लेगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इनको भी एनर्जी देनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, हार्ड, इनको गर्म करना पड़ता है। कैल्शियम मतलब कैल्शियम को उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ मैग्नीशियम को गर्म करना पड़ता है, और गर्म करके तब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं, तब जाकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। समझ रहे हो? जैसे ऑक्सीजन को हमें इसके मैग्नीशियम को जलाना पड़ता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, जब जलाएंगे तब जाकर के क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो एक वाइट पाउडर होता है। अगर याद करो तो एक बार आया था वाइट पाउडर, और जो हमारे पास ये वायर है ना, ये किसका है? यही देखो मैग्नीशियम रिबन होता है, यही, ओह ये मैग्नीशियम रिबन है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट हो नहीं पाया, क्योंकि इसके लिए वो चाहिए था, वो क्या बोलते हैं, स्पिरिट लैम्प चाहिए, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर में थोड़ी रिएक्ट करेगा। तो ये है मैग्नीशियम, ये अगर इसको जलाएंगे तो कैसा बनेगा? वाइट पाउडर बनेगा, सफ़ेद पाउडर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको जलाने पर बनेगा, लेकिन क्या सोडियम को जलाने पर बनता है? जी, सोडियम ऑटोमेटिक ब्लास्ट करेगा, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है। और इसमें तीसरी कैटेगरी में आते हैं कौन? तीसरी कैटेगरी में आते हैं ना, जैसे कि हम बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम की, और हम बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम एंड जिंक आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बता रही है क्या होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड? और एक गाना था ओम्फो वाला एक डायलॉग नहीं फेमस हुआ था, वायरल बहुत ज़्यादा हुआ था, तो ओम्फो से याद रखना। एम्फोटेरिक मतलब ओम्फो वाले को टेररिस्ट ने उठा लिया, ओम्फोटेरिक, ठीक है, याद रहेगा। ओम्फोटेरिक मतलब एम्फो है, तो एन नहीं, एन्फो नहीं, एम्फो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब ये ऑक्साइड क्या होते हैं? ये ऑक्साइड बताते हैं। एक मिनट रुको, अभी इसके बारे में पहले बताना चाहिए था। देखो जितने भी ये ऑक्साइड हमने अभी तक बनाया है, यानी कि कुछ नोट्स इसमें आगे बनाते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड,
मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा, लेकिन हम सबके बारे में नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा। मतलब अच्छा बताओ, एक के बारे में हमने पढ़ ली तो आगे कितना, अब जैसे हमने कहा 5 + 5 कितना होता है, 10 होता है, तो अब कुछ अब 10 + 10 जानोगे कितना होगा ना जी। तो ऐसे सबके बारे में बताएं, 20 12 120 + 120 कितना, ऐसे तो जिंदगी भर करते रहेंगे। तो हाँ, एक दो एग्जाम्पल समझा दी, बस इसे समझ जाओगे ना। तो मेन फार्मूला ये है कि आप ये कहाँ गया, ये वाला, इसे याद रख लो कि मेटल और ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, दोनों मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। तो सोडियम, देखो सोडियम ऑक्साइड, जितने भी ऑक्साइड हैं मेटल के, वो क्या होते हैं, ये सब बेसिक होते हैं। बेसिक इन नेचर मतलब क्या, इनके ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। मतलब अगर हम इनको ये बेस, अगर इनको हम एसिड में डालेंगे तो क्या बनाएंगे, साल्ट और वाटर बनाएंगे। मतलब इनके ये जितने भी ऑक्साइड हैं, अगर इन सभी ऑक्साइड को हम किस में मिलाएंगे, अगर इन सभी ऑक्साइड को हम उसमें मिलाते हैं बेसिक नेचर के, मतलब मेटल एसिड में, अगर हम इन सभी ऑक्साइड को एसिड में मिलाएंगे तो साल्ट और वाटर बनाएंगे, मतलब ये बेसिक नेचर के होते हैं। यानी कि अगर इन सभी के ऑक्साइड को अगर हम रेड लिटमस सॉल्यूशन में डालेंगे तो कैसा बना देंगे, ब्लू बना देंगे ना, ऐसा होगा। मतलब ये बेस होते हैं ना जी, तो बेस क्या बनाएंगे, बेस लाल लिटमस को नीला बना देता ना, और इसीलिए क्या करता है, एसिड नीले को लाल बना देता। तो ये ऐसा होगा ये। तो ये बेसिक नेचर के, बेसिक इन नेचर, ये प्रकृति में बेसिक नेचर के होते हैं, यानी कि बेस होते हैं। और इसी के आगे जो हमने अभी बात किया है एल्युमिनियम, यानी कि कौन सी कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी, और दूसरी तीसरी होगी ना ये, दूसरे में तो ये सब है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम एंड जिंक और क्या था, बोलो, याद है किसी को, एम्फोटेरिक, बोले ना, एम्फो को टेररिस्ट ने उठा लिया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये एल्युमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड होते हैं ना, वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। मतलब समझा रहे हैं, बस एक मिनट देखो। पहले एल्युमिनियम हमारे पास है प्लस ऑक्सीजन है, तो क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे Al2O3 बना लेंगे। एक हमारे पास जिंक है Zn प्लस क्या बना लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, ZnO बना लिया। थोड़ा सा हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। किससे मल्टीप्लाई क्या रहा है, 2 से, 2 to the 4 4 और 2 3 6 3 2 6, सोच पा रहे हो, देख लो, 2 to 4 4 3 to 6 3 to 6। और यहाँ पर अगर बात करें तो बैलेंस नहीं है, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर ले, बैलेंस हो गया ना अभी ये। तो अब जो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। मतलब ऐसे ऑक्साइड जो बेसिक नेचर में बेसिक भी होते हैं और एसिडिक भी होते हैं, मतलब ये ड्यूल नेचर वाले हैं। ये बेस भी है और क्या है, एसिड भी है, दोनों है। यानी कि एल्युमिनियम, यानी कि Al2O3 एंड ZnO are basic nature as well as acidic nature। मतलब ये क्या होते हैं, ये बेसिक नेचर भी देते हैं और कौन सा नेचर देते हैं, एसिडिक नेचर। मतलब अगर इन दोनों को हम बेस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तभी भी साल्ट और वाटर बनाएगा। अगर इन दोनों को हम एसिड में मिलाएंगे तो भी क्या बनेगा, साल्ट और वाटर बनेगा। समझ पा रहे हो, ये दोनों नेचर वाले हैं, ड्यूल नेचर, जिसे हम हिंदी भाषा में दोगली प्रकृति बोलते हैं। ये ड्यूल नेचर वाले हैं। ड्यूल नेचर मतलब ये एसिड भी डिनोट कर रहे हैं और बेस भी डिनोट कर रहे हैं, बेसिक नेचर भी। ये एसिडिक भी हैं और बेसिक भी हैं, दोनों हैं। अगर हम, तुम्हारा मन कर रहा है कि इसको हम बेस में डालेंगे तो बेस में डालोगे तो भी साल्ट और वाटर बनेगा। अगर तुम्हारा मन कर रहा है इसको हम एसिड में डालेंगे तो भी बेस और साल्ट बनेगा, साल्ट और वाटर बनेगा, दोनों केस में।
मतलब ये बेसिक नेचर भी देते हैं और एज वेल एज एसिडिक नेचर। समझ पा रहे हो ना ये? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है और जिंक ऑक्साइड होता है। और एक चौथी कैटेगरी आ जा रही है, लेकिन जगह नहीं बचेगा अच्छे से, ये नोट करो बताते हैं, नोट करो बताते हैं चौथी कैटेगरी। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि दोज, मतलब थोड़ा सा शॉर्टकट भाषा में लिखते हैं कि अगर मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड को मेटेलिक ऑक्साइड बोलते हैं ना, तो अगर मेटल ऑक्साइड है, अगर वो शो कर रहे हैं, मतलब दिखा रहे हैं कौन सी प्रॉपर्टी, एसिडिक बिहेवियर या फिर नेचर, जो भी कहना चाहो कह लो, बिहेवियर एंड बेसिक बिहेवियर, तो उनको हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो दोनों प्रॉपर्टी दिखाते हैं, एसिडिक बिहेवियर और बेसिक बिहेवियर दोनों दिखाते हैं। जैसे अभी हमने देखा है कि जो एल्युमिनियम था, सुनो, एल्युमिनियम को हमने जब ऑक्सीजन के साथ बर्न किया था तो क्या मिला था हमें? Al2O3 मिला था। ओके, अब अगर हम बैलेंस भी करना चाहें, थोड़ा बैलेंस कर ही देते हैं। अगर 2 यहाँ तो 2 यहाँ पर 3 बैलेंस हो गया ना। तो यहाँ पर जो ये क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड है, और ये एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। सो ये क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब इसके ये कौन सा नेचर दिखाएगा हमें? एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर। हमने बोला है कि अगर हम इसको बेस में डालेंगे तो साल्ट वाटर बनेगा, और एसिड में डालेंगे तो भी क्या होगा? साल्ट वाटर बनेगा। चेक कर लेते हैं। तो अगर Al2O3 है, किस में डालना चाहोगे सबसे पहले? एसिड में। एसिड में अगर मान लो कि हमने HCl में डाल दिया तो क्या बनेगा? ये बनेगा AlCl3 प्लस H2O बना लिया। देखो AlCl3 है क्या? साल्ट है, और ये क्या है? वाटर है। तो यहां पर बताओ ये कौन सा नेचर दे रहा है? बोलो, बेसिक नेचर दे रहा है ना? बेसिक नेचर। तभी तो बेसिक और बेस और एसिड मिलकर के क्या बन गए? साल्ट और वाटर बन गए। और अगर इसी Al2O3 को हम किस में डाल दें? बेस में। बेस में जैसे कि आप क्या यूज करना चाहोगे? मान लो कि हमने NaOH यूज करना चाह रहे हैं, तो क्या बना लेगा? Na, ये कुछ ऐसे बनाएगा, ऐसे कर लो तो Na Al, रुको, क्यों गलत हो रहा भाई? Na, क्या गलत हो जा रहा है भाई बार बार? रुको एक मिनट। एल्युमिनियम ऑक्साइड जब गलत होता है ना, तो सही में कुछ गलत लिखा रहा तो होता है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, और ये अगर हम इसको किससे रेड करवा रहे हैं? किसी बेस के साथ, तो ये बनाएंगे NaAl और O3, सोडियम एल्यूमिनेट बनाते हैं। बताते हैं कैसे। और ये बनाएंगे H2O। तो यहाँ पर जो ये है किसका नेचर दिखा रहे हैं? ये दिखा रहा है एसिड का, और ये हमारे पास क्या है? और ये बेस है। ये सब एक का सोल्यूशन है, ठीक है ना? वो हम ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं। ये भी एक कस, ये भी एक कस है, तो साल्ट प्लस वाटर में। इसको मतलब सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट ये होता है, जो कि क्या है? एक है साल्ट, और यहाँ पर ये H2 समझ रहे हो क्या है? एक वाटर है। ओके, अब सिमिलरली इसी तरह से जो हमारे पास, जैसे हमने 2 बताया था ना जी, एल्यूमिनियम, वही एल्यूमिनियम का साल्ट है। ओके, अब देखो जैसे हमने क्या यहाँ पर देखा, एल्यूमिनियम लिखा ना, तो और एक और हमने और क्या बताया था? जिंक बताया था ना। अगर हम जिंक को बनाएं, जिंक और
ऑक्सीजन, तो दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, दोनों मिलकर के बनाते हैं ZnO बनाते हैं, जिंक ऑक्साइड बनाते हैं। अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा। देखो 2 यहाँ और 2 यहाँ, बैलेंस हो गया। अब ये जिंक ऑक्साइड ये भी क्या है, ये बता एम्फोटेरिक है कि नहीं, ये भी है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब ये भी कैसा नेचर देगा, दोनों नेचर देगा, एसिडिक और बेसिक दोनों। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक नेचर देता, मतलब एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस जिंक ऑक्साइड को किससे पहले HCl से मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई करें जी, रिएक्शन कर लें, तो क्या बनेगा, ये बनेगा ZnCl2 प्लस H2 बनाएगा। बैलेंस करा सकते हो, जहां पर ZnO क्या है, एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है और ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। हमने दोनों को रिएक्ट करवा दिया, क्या बन गया, साल्ट, और क्या बन गया, वाटर बन गया। तो यहां इस केस में जिंक ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। और अगेन इसी जिंक ऑक्साइड को हम रिएक्ट कर लाते हैं NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है। हाँ, फिर वही बात कर रहे हैं जी, पूरा रामायण खत्म हो, जरा समझ नहीं पा रही हूँ। ये जो एम्फोटेरिक मतलब जिंक ऑक्साइड है, वो एक बार बेस की तरह काम करेगा, एक बार एसिड की तरह काम करेगा, दोनों नेचर दिखाएगा। तो यहाँ बेस और यहाँ किसकी तरह काम करेगा, एसिड की तरह। तो अब ये बनाएगा साल्ट, यानी कि बनाएगा सोडियम जिंकेट, यानी कि NaZnO2 बनाएगा और प्लस H2O बनाएगा। NaZnO3 ये बनाएगा, जिसमें इसका मतलब क्या है, ये किसकी तरह काम करेगा, ये काम करेगा एसिड की तरह और ये काम करेगा बेस की तरह। और ये क्या बन गया हमारे पास, सोडियम जिंकेट बोलते हैं इसको, सोडियम जिंकेट, जो कि क्या है, साल्ट है, और ये क्या हमारे पास, वाटर है। तो देखो एक्सप्लेनेशन हो गया कि जो एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, वो एक बार एसिड की तरह बेस की तरह दिखा रहा है और एक बार किसकी तरह, एसिड की तरह। यहाँ भी देख लो, जो ये जिंक ऑक्साइड एक बार बेस एक बार एसिड, साल्ट वाटर बना रहा है। ठीक है, नोट कर लो। O2 है ना, सोडियम जिंकेट, तो यहाँ भी O2 ही होगा। जल्दबाजी में मिस्टेक हो, जल्दबाजी हमें पहले से लिखा था O2, यहाँ भी 2 ही, ये 2 कर लो जी यहाँ पे। कहाँ पे, यानी 2 ZnO2। देखो अब हमारे पास एक है आयरन और एक है कॉपर। ये दोनों बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, बहुत कम रिएक्टिव मतलब कि इनको अगर हम हीट देते हैं ना तो भी रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन से। बहुत ज़्यादा जब हीट देते हैं, एकदम एक्सट्रीमली हीट करते हैं, तब जाकर के क्या होते हैं, प्रोलॉन्ग टाइम जिसे बोलते हैं। यानी कि एक होता है लॉन्ग टाइम, एक होता है लॉन्ग टाइम हीट हमने दिया, और एक होता है प्रो लॉन्ग टाइम हीट। कहते ना एक मतलब एक नॉर्मल खिलाड़ी, एक प्रो खिलाड़ी होता है, प्रो खिलाड़ी। तो प्रो खिलाड़ी मतलब क्या, नहीं कहते कि ये प्रो है, तो प्रो मतलब क्या, खिलाड़ी से भी अच्छा खिलाड़ी है। और फिर उससे भी अगर अच्छा खिलाड़ी तो क्या बोलते हैं, अल्ट्रा प्रो मैक्स, या फिर अल्ट्रा बोलते हैं ना। हाँ, तो ये अगर आयरन हमारे पास, इसको हम ऑक्सीजन में जानते हो, अगर हमें रिएक्ट करते हैं ना तो ये बनाएगा Fe3O4 बनाएगा, O4 बनाएगा। और अगर हमारे पास कॉपर है और ऑक्सीजन तो क्या बनाएगा, CuO बनाएगा। हाँ, ये हम बताते हैं भी। तो ये जहाँ पर ये क्या होते हैं, इनको हम देखो, इसको हम प्रोलॉन्ग टाइम हीट करते हैं, प्रोलॉन्ग
टाइम हीट, बहुत ज़्यादा समय तक हीट करते हैं तब जाकर के क्या होते हैं, इनके ऑक्साइड बनते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ना आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड। अगर याद हो तो हमने बताया था ना आयरन की 30 स्टेज में ये ऑक्साइड बनते हैं, FeO, Fe2O3, Fe3O4 ऐसा बनता है ना। तो जिसमें इसका नाम क्या होता है, इसका नाम फेरिक ऑक्साइड, इसका नाम फेरस, इसका नाम फेरोसोफेरिक ऑक्साइड होता है ना, तो वो होता है। तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम सिंगल लिखते हैं, इसको डबल लिखते हैं, इसको सिंगल डबल और ट्रिपल करके लिखते हैं, ऐसा होता। ये बताया गया था अगर उसमें याद हो तो केमिकल रिएक्शन में शायद 9th में नहीं, केमिकल रिएक्शन में मुझे याद अभी बताए थे, मैंने तुम्हारे नोट में लिखा हुआ था जी, तुम्हारे नोट्स में केमिकल रिएक्शन में शायद है, चेक करना एक बार, मेरे ख्याल से मुझे याद है कि हम लिखवाए थे और है भी जल्दी ही। ये है, और ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड। और ये दोनों क्या होते हैं, दोनों बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। कम रिएक्टिव मतलब कि जैसे बहुत ज़्यादा टाइम तक क्या करते हैं, हम इसको हीट करते हैं तब जा करके ये ऑक्साइड बनाते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर हमने जितने भी पढ़े हैं उसमें अगर देखो तो सबसे पहले जानते हो क्या था, सबसे पहले लिथियम था, पोटेशियम था, सोडियम था, मतलब हाँ पोटेशियम सोडियम कह सकते हो। तो लिथियम था सबसे पहले जो आराम से ऑक्साइड बना लेता था ना, उसके बाद क्या था पोटेशियम, ये भी आराम से ऑक्साइड बना, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम अगर याद हो तो, एल्यूमिनियम, उसके बाद क्या था जिंक, हाँ याद है, उसके बाद क्या है आयरन। भाई जिंक के बाद हम आयरन पढ़ रहे हैं ना, और आयरन के बाद क्या पढ़ रहे हैं, और उसके बाद आता है मतलब एक कॉपर आता है, लेकिन कॉपर इसकी भी नीचे आता है, इसके ऊपर जानते क्या होता है, एक होता है टीन होता है और एक होता है लेड होता है। तो अगर देखो ना तो यही रिएक्टिव सीरीज बन गई जो हमें बहुत पहले याद करवाया जाता था, परेशान हो जाते थे। इसको ये रिएक्टिव सीरीज है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये, उससे कम रिएक्टिव ये, उससे कम, जैसे नीचे आते रहोगे ना ये रिएक्टिव सीरीज क्या हो रही है, घट रही है। और अगर तुम और भी नीचे जाना चाहते हो ना तो लिख लो हाइड्रोजन उसमें होता है, उसके बाद क्या होता है कॉपर होता है, देखो कॉपर यहाँ पर आता है, हाइड्रोजन से भी नीचे होता है कॉपर, सिल्वर, कॉपर मरकरी होता है, लेड के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कॉपर, अभी दिखा रहा है मरकरी और कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड। सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है, सबसे कम रिएक्टिव गोल्ड होता है, इसी वजह से ना ज़्यादा टिकाऊ होता है ये। ये है हाइड्रोजन, कॉपर ये होता है। तो इसको याद करने का तरीका जानते हो कैसे याद करोगे, याद करने का ट्रिक बता दे, लेकिन अभी आगे आएगा, हमने पहले ही बता दिया। देखो लिथियम पोटेशियम इनका सभी का ना पहला अक्षर देखो तो क्या हो रहा है, देखो एक कहानी एक स्टेटमेंट बना देते हैं कि लिथियम के साथ कौन जा रहे हैं, पीएससी जा रहे हैं। पीएससी जानते हो ना, पीएससी जानते हो जी, जो पुलिस से थोड़ा सा हाई लेवल होता है मेरे ख्याल से, हाँ पीएससी लोग ना माजेंगे, MAJI माजी करेंगे, माजेंगे क्या, टीन और लेड से बने बर्तनों को, टीन और लेड से बने बर्तनों को, याद रहेगा। देखो लिथियम के साथ जा रहे पीएससी लोग माजेंगे क्या, लिथियम मतलब लिथियम हो गया, पी से क्या हो गया फास्फोर पोटेशियम, स से सल्फर और सी से स से नहीं, यस से सोडियम और सी से कैल्शियम, एम से क्या हुआ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक, आयरन, टीन और लेड। बाकी तो ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड याद हो गया, हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड, हाइड्रोजन ओ बस बस
या फिर ऐसे याद कर लो, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन और को, ऐसे याद कर लो, हाइड्रोजन को मेसी ने गोल्ड दिलाया, मेसी ने गोल्ड दिलाया। मेसी जानते हो कौन होता है ना, हाँ एक फुटबॉलर है ना जी। तो हाइड्रोजन के देखो, लिथियम के साथ जा रहे पीएचसी माजेंगे टीन और लेड से बने बर्तनों को, और हाइड्रोजन को मेसी ने क्या दिलाया, गोल्ड दिलाया। हाइड्रोजन मतलब क्या, हाइड्रोजन मेसी नहीं, गड़बड़ा गया क्या, नहीं हाइड्रोजन को मेसी ने ना, हाइड्रोजन को मेसी ने गोल्ड दिलाया। तो हाइड्रोजन को से क्या हो गया, कॉपर, और यम से क्या हो गया, यमी से क्या होगा, मरकरी, और एस आई से क्या होगा, सिल्वर, और जीओ से क्या, गोल्ड। तो बन गया ना। ये स्टेट में याद रखोगे। लिथियम के साथ जा रहे पीएचसी लोग क्या माजेंगे, लीड और टीन की बढ़कर टीन और लेड है, इससे पहले टीन फिर लेड, ठीक। उसके बाद हाइड्रोजन को मेसी ने क्या दिलाया, गोल्ड दिलाया। तो हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, याद रहेगा। तो ये कहीं क्वेश्चन में लिखना चाहोगे, लिख लो। ये रिएक्टिव सीरीज में याद होगी, समझ लो। तो बहुत कठिनाई पड़ती है, मुझसे याद है कि हम याद करे थे, बहुत कठिन पड़ रहा था। नहीं सर 5 मिनट लगता है। ओह रटना इस, याद है, हिंदी याद रहती है, इंग्लिश। देखो इसी को रिवीजन करवा देते हैं तुम्हारा। रिएक्टिव सीरीज याद कर लेते हैं हम, इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिव सीरीज। रिएक्टिव सीरीज के लिए हमें क्या याद रखना पड़ेगा, हमें याद रखना पड़ेगा लिथियम, ये तो लिथियम एकदम सिंपल, लिथियम के साथ हिंदी थोड़ा पढ़ लोगे ना, जा रहे पीएससी, पीएससी एक फोर्स होता है ना, पुलिस फोर्स होता है, पीएससी माजी, आज थोड़ा भोजपुरी वर्ड है ना, MAJI, ये माजेंगे क्या, टीन और लेड से बने बर्तन, टीन और लेड से बने बर्तन। और उसके बाद एक और याद रखना कि हाइड्रोजन को मेसी ने क्या दिलाया, मेसी ने गोल्ड दिलाया। ये रिएक्टिव सीरीज है। देखो कैसे, लिथियम तो लिथियम है ही, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, लिथियम है। और बाकी ये के साथ जा रहे पीएचसी, पी से क्या हो गया, पोटेशियम। इसका सिंबल मत याद रख लें तो गड़बड़ा जाएगा, नहीं तो पी से फास्फोरस लिख लोगे, पोटेशियम। और यस से क्या है, सोडियम। और सी से क्या है, कैल्शियम। यम से क्या है, मैग्नीशियम। ए से क्या है, एल्यूमिनियम। जिंक। और आई से क्या है, आयरन। और टीन तो टीन है ही, और लेड का मतलब क्या है, लेड ही है, ओके। और हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ही है। और मेसी तो यमी से क्या है, मरकरी। यस आई से क्या है, यहाँ देखो 2 वर्ड लेना, दो लेटर लेना। और मेसी ने गोल्ड, गोल्ड तो समझ ही रहे हो, GOLD, गोल्ड। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देखो ये ऐसे हम बढ़ते जाएंगे ना, तो अब इसी को अगर हम एक ऑर्डर में लिखते हैं, जैसे कि अब थोड़ा सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। देखो एल से क्या हो गया, लिथियम। और पी से पोटेशियम। यस सी एम। पी से क्या है जी, इसके तो यहाँ सिंबल नहीं लिख रहे हैं, ये नहीं समझ रही है, लिखना पड़ेगा ही। देखो यहाँ क्या है, लिथियम, पोटेशियम,
यस से क्या है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन और लेड। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन है ना, इसको भी इसी में जोड़ना है, ठीक है ना, हाइड्रोजन। उसके बाद क्या है, मरकरी, सिल्वर और क्या है, देखो ये जितनी भी चीज़ है ना, ये एक सीरीज है, रिएक्टिव सीरीज है, जिसमें जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाएंगे रिएक्टिव सीरीज क्या होगी, बढ़ेगी। इनकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखो ऐसे है इंक्रीजिंग ऑफ रिएक्टिविटी, इंक्रीजिंग ऑफ रिएक्टिविटी। इनकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो रही है, इनकी रिएक्टिविटी बढ़ रही है, और ऊपर से नीचे आ गए तो क्या होगा, इनकी रिएक्टिविटी घटेगी। जैसे अगर मान लो कि दो हमने साल्ट ले लिया, ठीक, एक हमने साल्ट इसका ले लिया, ये हमने एक सॉल्यूशन मान लो कि ऐसे ले लिया, कहाँ गया यहाँ पे हाइड्रोजन, कहाँ पे है हाइड्रोजन। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ना कि हाइड्रोजन को सबसे पहले रिप्लेस कौन करता है सॉल्यूशन में से, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखे हो ना, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही होता है कि उसमें हम यही पूछ रहे थे ना कि सर हाइड्रोजन को क्यों ये रिप्लेस कर रहा है, वो नहीं रिप्लेस कर रहा है, तो यही होता है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, लिथियम और पोटेशियम। मान लो कि हमने दो सॉल्यूशन लिया, एक सॉल्यूशन में सोडियम है और एक सॉल्यूशन में क्या है, मैग्नीशियम है, तो कौन किसको रिप्लेस करेगा, तो कैल्शियम क्या करेगा, मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देगा ना, मैग्नीशियम को रिप्लेस करके अपने आ जाएगा। और अगर मान लो कि दो हमने सॉल्यूशन लिया, उसमें एक में है मैग्नीशियम, दूसरे में है जिंक, तो मैग्नीशियम वाला किसको रिप्लेस करेगा, जिंक को रिप्लेस करता है। तो जो जितना ऊपर रहेगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव है, वो अपने नीचे वाले को क्या करेगा, रिप्लेस करके हाइड्रोजन से रिएक्ट कर लेता। ठीक है, तो ये भी आगे रिएक्शन में आएगा, ठीक है ना। तो हमने कहीं बीच में मिल गया तो तुमने बता दिया कि हाँ ये रिएक्टिव सीरीज है। तो बस ये याद रखना, ये स्टेटमेंट याद रखना, कभी भूलने वाले नहीं हो, ये रिएक्टिव सीरीज याद रहेगा, ठीक है। महिमा जी याद रहेगा ये, हाँ, तो इरेज कर देना, लिखे तो हो पूरा। चलो अगला देखते हैं, यानी कि दूसरा नंबर। अब तो एक वाला खत्म हो गया, ऑक्सीजन वाला पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया कि जब मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं, तो हमने देखा ना वहां से एक रिएक्टिव सीरीज जो हमको मिल गई थी। महिमा जी बोल दो, तुम ही बोल दो अच्छा एक बार, क्या लिखे। सबसे पहले क्या था, लिथियम था ना, इनके अकॉर्डिंग हम ऐसे ही लिख लेते हैं, Li करके लिख लेते हैं। और लिथियम के बाद क्या था, पोटेशियम, उसके बाद क्या था, सोडियम Na है, उसके बाद कैल्शियम था ना, तो Ca, और मैग्नीशियम क्या था, Mg, और उसके बाद जिंक था ना, अच्छा Ma था, हाँ, एल्यूमिनियम था, और उसके बाद जिंक था, और आयरन था यानी कि Fe। उसके बाद क्या था, टीन था। टीन को हम किसे डिनोट करते हैं, Sn, हाँ यस भी हम लिख रहे थे Sn। और लेड को क्या, Pb से। उसके बाद क्या, हाइड्रोजन है ना, उसके बाद क्या है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर। ओह महिमा, इतनी बड़ी सीरीज तो याद हो गई है, आराम से रहो भाई। हाइड्रोजन या बीच में रहेगा। तो ऊपर देखो ये सब पूरे मेटल वाले हैं ना जी, तो मेटल में तुम्हें ऐसे पता लग जाएगा कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सबसे कम रिएक्टिव है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अगर एक हम रिएक्शन पढ़ लेते हैं कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद किससे, मेटल ऑक्साइड। अच्छा मेटल ऑक्साइड नहीं, अभी मेटल की बात करते हैं, फिर हम ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। अभी व्हेन मेटल रिएक्ट विद किससे, वाटर से।
ये क्या हो जाएगा? तो अगर हम देख रहे हैं कि मेटल को अगर हम किससे रिएक्ट करवाते हैं, वाटर से, तो ये बन जाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा ना, हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये याद रखना। ये बनेगा। देखो अगर हम मेटल को अगर हम वाटर से रिएक्ट करवाएंगे, क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और क्या बनेगा? गैस बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है? लिथियम है। लिथियम को छोड़ो, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है ये। पोटेशियम की बात कर लेते हैं। पोटेशियम को अगर हम किसी रिएक्ट करवाते हैं वाटर से, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा KOH बनाएगा और प्लस H2 बनाएगा, और बहुत ज़्यादा हीट हमें देता है। हीट मतलब एनर्जी, एक्सप्लोडिंग मतलब एक्सप्लोसिव होता है ना। पानी में गिराओ, मतलब इसको अगर गिराओगे पानी में, पोटेशियम को बहुत तेजी से, जैसे सोडियम नहीं ब्लास्ट होता है, तो उससे भी खतरनाक ब्लास्ट होगा कौन? ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और लिथियम भी वैसे होता है। और सोडियम तो बताना नहीं है, इसको जानते ही हो। तो H2O तो क्या बनाएगा? महिमा याद है जी? सोडियम वाला रिएक्शन याद है? नहीं पता? कहाँ पे थे उस दिन आप? मंगल ग्रह पे थी? छत पे थी? कंचन कह रही है। घबराओ नहीं, मिलो रास्ते में तब बताएगी। नहीं बताते हो? नहीं बताया करो। तो इसका मतलब बताओ ये कौन सा रिएक्शन है जी? एक्सोथर्मिक है ना? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें क्या होता है? पोटेशियम को अगर हम वाटर में मिलाते हैं तो क्या बनेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी, प्लस खूब मात्रा में हीट निकलती। और एक और चीज़, जो यहाँ पर ही हम वाटर यूज करें ना, ये वाटर कौन सा वाटर है? ठंडा वाटर। ये महिमा जी ऐसा कलर कैसा हो गया कि बताना चाहेंगे आप? किस किस को मिलाया गया? किस कलर को? रेड और ब्लू को मिलाने पर ऐसा होता है। तो हाँ, तो अब हम हमेशा इसी को मिलाएंगे, तो ये अच्छा कलर लग रहा है। अब उसके आगे देखो, अब जानते हो अगर हम कैल्शियम को मिलाते हैं ना, तो कैल्शियम मिलाने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता ही नहीं है। अगर कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाएंगे, मतलब कैल्शियम को किस में मिलाएंगे? कैल्शियम को अगर हम पानी में मिलाते हैं ना, H2O में, बन जाओ भाई, H2O। अगर हम कैल्शियम को अगर हमारे पास कोल्ड वाटर है, कैसा वाटर है? कोल्ड वाटर। अगर ठंडे पानी में कैल्शियम मिलाएंगे ना, तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं देगा। थोड़ा अजीब लग रहा है ना ये? अगर हम कैल्शियम को वाटर में मिलाएंगे और पानी कैसा रहेगा? ठंडा रहेगा, तो कोई रिएक्शन ही नहीं देगा। लेकिन अगर इसी को पानी को हम गर्म कर देते हैं, पानी को क्या कर दें? थोड़ा सा गर्म कर दें, ये हॉट वाटर है, तो क्या बना लेगा? ये तुरंत ये रिएक्शन कर लेगा ना, तो COH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन अगर कहीं और ज़्यादा गर्म कर दिए तो, महिमा जी जैसे आप इसको और ज़्यादा गर्म कर दिए आप, तो और ज़्यादा गर्म कर दोगे तो पानी मतलब किस फॉर्म में आ जाएगा बताओ? पानी स्टीम बन जाएगा ना जी, स्टीम। और अगर आप कैल्शियम को स्टीम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये बना लेगा कैल्शियम ऑक्साइड, बना लेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और अगर उसी तरह से कैल्शियम के बाद कौन सा अपना? मैग्नीशियम। सेम मैग्नीशियम वही काम करेगा। मैग्नीशियम है, इसको अगर हम ठंडे पानी से रिएक्ट करवाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जैसे हमारे पास है ना मैग्नीशियम रिबन है, अगर उस मैग्नीशियम रिबन को ठंडे पानी में डालेंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? मन नहीं लग रहा है यार, ये पढ़ा के छोड़ दें। हाँ,
पढ़ो, मन से पढ़े तो आखिर फायदा क्या होगा हमारे पढ़ाने का। यह कोल्ड वाटर काफी देर से देख रहे तुमको उथल पुथल चल रहा है। तो कोल्ड वाटर अगर हम रिएक्ट करवाएंगे क्या होगा? नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर इसी मैग्नीशियम को हमने किससे रिएक्ट करवा दिया, इसी मैग्नीशियम को हमने H2O से करवाई है और हॉट वाटर क्या बना लेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, प्लस H2 निकल जाएगा। और ज़्यादा हमने गर्म कर दिया, मैग्नीशियम है, हमने वाटर मिलाया है और ज़्यादा गर्म, यानी कि हमने एकदम बिल्कुल स्टीम भाप बना दिया। तो अगर भाप बना लेंगे तो ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये रिएक्शन होगा। देखिए, और सेम यही रिएक्शन कौन देता है? सेम यही रिएक्शन अपना एल्युमिनियम भी देता है। समझ पा रहे हो? ये इतना नोट करो, फिर बताते हैं। जल्दी जल्दी नोट करो, क्वेश्चन छोटा छोटा लिखना चाहिए, सब बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। देखो हमने कहाँ तक पढ़ा था, मैग्नीशियम तक पढ़ा था ना। अब जो एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन, मतलब इसके नीचे जितने भी हैं वो सब ना तो कोल्ड वाटर से ना तो हॉट वाटर से, दोनों से रिएक्शन करते ही नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर तो ये सब रिएक्टिव थे ना। जैसे लिथियम सोडियम, लिथियम पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, ये सब थोड़ा सा रिएक्टिव थे, लेकिन उसके नीचे वाले उतने रिएक्टिव नहीं है, ना तो ये कोल्ड वाटर से ना तो ये हॉट वाटर से। यानी कि हम कह सकते हैं, इसमें एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि हमारे पास एल्युमिनियम यानी कि Al एल्युमिनियम और क्या है, जिंक, थियनेन एंड आयरन, अभी do not react with either cold water or react with cold water or hot water। ये चीज़ है, मतलब जो एल्युमिनियम है, जिंक है और आयरन है, ये ना तो कोल्ड वाटर से ना तो हॉट वाटर से, दोनों वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते। डू नॉट रिएक्ट, डोंट रिएक्ट, ये सिर्फ वाटर की स्टीम से रिएक्ट करते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम आपके पास है, अगर आपने H2O है, वो भी H2O नहीं है, वो क्या है, एक स्टीम है। स्टीम समझ रहे हो ना, भाप है, बहुत तेजी से हॉट, बहुत ज़्यादा हॉट होगा। तुम लोग क्या कर रहे हो, हम समझ नहीं पा रहे हैं। ठंडी लग रही है, महिमा को भी दे दो, महिमा को दे दो, अच्छा टोपी दे दो महिमा को। कान में नहीं ठंडी लगती है, वाह भाई, बाहुली की दीदी है आप। एल्युमिनियम वाटर, नहीं हमने एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्या बनेगा, अरे हाइड्रोजन बनेगा जी, वाटर नहीं। देखो क्या बताया जा रहा है, महिमा ध्यान दीजिए, वो सब पढ़ नहीं रहे, आप ध्यान दीजिए। सेकंड है हमारे पास जिंक। अगर हम जिंक को सेम वही चीज, वाटर नहीं है, क्या है ये, स्टीम। अच्छा महिमा, इस स्टीम के बारे में थोड़ा मुझे बताओ क्या है। भाप, उसकी भाप को हम क्या बोलते हैं, स्टीम बोलते हैं। स्टीम मतलब भाप होता है ना जी, तो भाप से हम रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या होगा, तो ये बनेगा ZnO, जिंक ऑक्साइड बनेगा, प्लस H2 बनेगा। थर्ड क्या हमारे पास, आयरन, Fe प्लस H2O, और H2O किस फॉर्म में होता है, स्टीम के फॉर्म में। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा Fe2O3 प्लस H2 बनाएगा। आयरन को नॉर्मली तुम पानी में गर्म करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उस स्टीम से कराओगे तो ये Fe2O3 बनेगा। और एक और चीज़ है, आयरन को अगर हम नॉर्मली जलाते हैं ना, नॉर्मली हम जलाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
हाँ, लेकिन आयरन के छोटे छोटे टुकड़े को अगर हम जलाएंगे ना तो बर्न कर जाता, समझ पा रहे हो। और आयरन फिलिंग्स यानी कि उसके टुकड़े बहुत तेजी से जलने लग जाते हैं, लेकिन आयरन का एक सॉलिड मेटल्स नहीं जलता है, समझ पा रहे हो ये। और ये नोट करो, ये नोट, इसका मतलब अब यहाँ से देखो, मतलब ये समझ गया ना जी इसके बारे में कि इसका देखो कितना बड़ा योगदान है इस रिएक्टिव सीरीज का। ये नोट कर लो, बाकी खत्म है इसके बारे में, उसके बाद हम डायरेक्ट एसिड के बारे में पढ़ेंगे।